ये क्या है? अब इसको मैं आपको बोलूं कि नहीं भाई, स्टेप बाय स्टेप आचार्यों ने बताया है, मैं इसके पीछे श्लोक भी पढ़ दूं, आपको बड़ा पॉइंट वाइज बता दूं, पर समझना क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य जीवन जीने की कला सीखनी है, लाइफ को कैसे जीना है। जो निदान परिवर्तन में इतना आपको समझा रही हूँ, क्यों सिखा रही हूँ, ये क्यों समझा रही हूँ, ये इसलिए समझा रही हूँ कि आप इस बात को समझिए कि हमारे शरीर के अनुकूल हमको भोजन करना है, यही जीवन जीने की कला है। आप ये समझिए कि आपके शरीर के अनुसार ही आपको गतिविधि करनी है, आपके शारीरिक सामर्थ्य अनुसार आपका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, ये जीवन जीने की कला है जो हम इतनी देर चर्चा की, उसका ये सारभूत है। ठीक है, तो वेलनेस में जब आप आते हैं तो हम आपको बताते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति हैं तो इस तरह से आप भाई ठीक है, आपका जो भी नॉर्मल रूटीन है उसको आप फॉलो करो, पर ठीक है 15 दिन 20 दिन में आपको जब भी समय मिले आप ये इस तरह से उपवास करके शरीर का शोधन कर लिया करो, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति है ना, शोधन में ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे। कोई डिसीज कंडीशन है तो आपको बताते हैं कि ठीक है, आप वातज प्रकृति वातज रोग है तो आप वात शामक आहार विहार लीजिए, आप अभ्यंग कर लीजिए, पत्रपिंड शोधन कर लीजिए घर पे अगर कर सकते हैं, तो आपका जो वात है वो बैलेंस रहेगा। पित्त रोगी है अगर, तो हम उसको बोलते हैं ठीक है आप थोड़ा परिषेक ले लीजिए, थोड़ी मिट्टी चिकित्सा घर पे ले लीजिए, तो आपका पित्त जो है बैलेंस रहेगा। आप मड कंप्रेस लगा लीजिए पेट पर। कफ रोगी है तो उसको बोलते हैं कर सकते हो तो भाई लंग बस्ती कर लेना घर पे, ओजीजीटी पैक लगा लेना। ओजीजीटी मतलब अनियन जिंजर गार्लिक टर्मरिक का पैक चेस्ट पे लगाया जाता है। इतना भी नहीं कर पाओ तो फेशियल स्टीम ले लेना, नस्सी कर लेना, तो तुम्हारा कफ जो है वो बैलेंस्ड रहेगा। ये आपको जब आप वेलनेस में आते तो ये चीजें आपको सिखाई जाती है, ये जीवन जीने की कला होती है कि जब शरीर को स्वस्थ कैसे बनाए रखना और कोई पैथोलॉजी कंडीशन आ जाए तो उसको भी हमको नेचुरली कैसे ठीक करना होता है, ये वेलनेस में बताया जाता है। तो मैं समझती हूँ कि वेलनेस के बारे में तो आप अच्छे से समझ चुके हैं, अब क्लियर हो गया। मैंने आप लोग काफी कुछ जानते थे, वेलनेस में सभी आ रखे, तो वेलनेस क्या है, वहां पे क्या करते हैं ये पता था, पहले जाओ डॉक्टर से मिलो, वो कंसल्टेशन करते हैं, कंसल्टेशन करके एक डॉक्टर डाइट लिख देता है, एक मेडिसिन लिख देता है, एक पंचकर्म लिखता है, एक नेचुरोपैथी लिख देता है, कार्ड बन जाता है, जाओ ट्रीटमेंट सेंटर ट्रीटमेंट कराओ, यही अंडरस्टैंडिंग थी। अब किसी से बात करोगे तो समझाओगे ना वेलनेस मतलब क्या होता है, वहां पे जाओ तो बोलना डॉक्टर की तरह नहीं ट्रीट करना, टीचर की तरह ट्रीट करना, वो जो बताएं वो सीखना और उसको घर पे जाके फॉलो करना, तब वेलनेस आने का जो आपका उद्देश्य है ना वो सिद्ध होगा। और ये जीवन जीने की कला लोगों को सिखाने के लिए, जनजाति तक पहुंचाने के लिए, सभी मनुष्यों को सिखाने के लिए ही पूज्य गुरुदेव द्वारा एवं श्रद्धेय आचार्य द्वारा पतंजलि वेलनेस की स्थापना की गई है, तो इसका हमें पूरा उपयोग करना चाहिए। अब वेलनेस से आगे फिर हम चर्चा करते हैं कि वहां पर चिकित्सा क्या होती है। तो चिकित्सा जो होती है वो दोष अनुसार होती है। तो अब हम ये समझते हैं वात पित्त कफ क्या होते हैं। ये भी मैं जानती हूँ आप सब लोग जानते हैं वात पित्त कफ क्या होते हैं, क्योंकि आप सब वेलनेस आ रखे हैं तो आपको सबको पता है। सब वैद्य डॉक्टर साहब से पूछते, डॉक्टर कहीं तो पेशेंट ही हमें आके बता देते हैं डॉक्टर साहब मेरे को तो बहुत ज्यादा वात है, डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत कफ है। वात पित्त कफ के बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? मैं कोई यहाँ पे लेक्चर सेशन नहीं ले रही हूँ, मैं आपसे चर्चा कर रही हूँ साधारण रूप से, ताकि आप समझें चीजों को और ब्रॉडर ब्रॉडर एस्पेक्ट में कि वेलनेस क्या होता है, वात पित्त कफ क्या होता है, ताकि जब आप बाहर जाएंगे तो आप लोगों को समझा सके नहीं ये तुमको वात है, तुमको इस तरह से उपचार होगा तो आराम होगा, उसके लिए तुम इस तरह से प्रयोग करो और वैद्य को मिलो जा करके। ये आयुर्वेद का सच में कंसेप्ट है, जहां जहां दर्द होता है वहां वहां वायु उपस्थित होती है। ऐसे पित्त का एक कंसेप्ट है, जहां जहां उष्णता होगी वहां वहां पित्त उपस्थित होगा, और जहां जहां शीतता होगी जाड्यता होगी वहां वहां कफ उपस्थित होगा। तो वात मतलब वायु, जो एयर एलिमेंट होता है बॉडी का, आपने एकदम सही बताया, वो वात होता है। और पित्त मतलब अग्नि, है ना, अग्नि गर्म होती है, उष्ण होती है ना, तो जहां जहां उष्णता होगी वो पित्त दोष, फायर एलिमेंट जो होता है बॉडी का, दैट इज पित्त दोष। और कफ, जहां जहां शीतता होगी ठंडापन होगा वहां वहां कफ होगा। कफ के साथ में बहुत सारी चीजें चलती है, क्लेद भी चलती है, जाड्यता भी चलती है, तो जो वाटर एलिमेंट होता है बॉडी का दैट इज कफ।
मैंने आपको जब स्वस्थ की परिभाषा बताई तो मैंने बोला सम अग्निश्च, आपकी जो अग्नि है वो भी सम अवस्था में रहनी चाहिए, है ना। जठर अग्नि, अब इस पे कंसेप्ट में जाएंगे तो बहुत डिटेल चर्चा हो जाएगी, पर चलो अब आपने क्योंकि बात छेड़ दी है तो बता देती हूँ मैं आपको कि जठर अग्नि, आपने भोजन किया, भोजन आमाशय में गया, पेट में गया, अब उस भोजन का जो पाक होगा वो जठर अग्नि से होगा। क्लियर है? ये जठर अग्नि कैसी होगी? देखो मैंने बोला मैं गृहिणी हूँ, मेरे को चूल्हा चौका ज्यादा समझ में आता है ना, चूल्हे से समझाती हूँ। आपने आग लगाई, कंडा लगाया, आपने चूल्हा जलाना स्टार्ट किया, तो क्या होता है, एकदम भरभरा के जलने लगता है क्या? नहीं, धीरे धीरे जलता है। पहले धुआं उठेगा, फिर धीरे 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 जलेगा। वो जो जलना है वो मंदाग्नि है। फिर अब जो है लौ अच्छे से पकड़ चुका है चूल्हा, और अपने आपने जितने उसमें कंडे और लकड़ी लगाए हैं वो पूरे वेग से जल रहे हैं। वो क्या हो गया? उसमें सब्जी नहीं पकाई जाती है, सब्जी पकाने के लिए तब बाहर निकाले जाता है लकड़ों को कि नहीं इसकी आंच कम करो चूल्हे की, वो तीक्ष्ण अग्नि होती है। आप जो बनाओगे खाना वो सब भस्मीभूत हो जाएगा, चिपक जाएगा, दैट इज तीक्ष्ण अग्नि। ठीक है। और एक होती है विषम अग्नि, आपने चूल्हा ठीक से नहीं जलाया है, तो कभी तो एकदम जल रहा है, फिर आपने बोला अरे अच्छे से जल रहा है, थोड़ा कंडा और डाल दो, डाल दिया तो फिर वो अग्नि मंद पड़ गई, फिर थोड़ा सा आपने कुछ किया, फिर अग्नि तीक्ष्ण, दैट इज विषम अग्नि। तो अच्छा क्या रहता है फिर? हाँ, समाग्नि। सम अवस्था में जिसपे भोजन हम पकाते हैं एक्चुअली चूल्हे पे, सम अग्नि। आपने बोला ना कि अग्नि के कारण पित्त रोग होते हैं, नहीं, अग्नि के कारण सभी तरह के रोग होते हैं, वात पित्त कफ तीनों तरह के रोग होते हैं। सवाल ये है कि अग्नि आपकी किस तरह की है ना। आपकी अग्नि तीक्ष्ण है तो पित्त है, आपकी अग्नि मंद है या विषम है, मंद है तो कफ है, कफज रोग होंगे तब, और अगर आपकी अग्नि विषम है तो फिर वातज रोग होंगे, और सम अग्नि है तो आप स्वस्थ रहोगे। इसलिए कितना आचार्य ने सेकंड इंपॉर्टेंस दिया है अग्नि को, धातु और मल को भी बाद में बताया, वर्णन किया है श्लोक में, सीक्वेंसिंग में, तो सेकंड प्रेफरेंस अग्नि को दिया है कि अग्नि ठीक होनी चाहिए। जठर अग्नि अगर ठीक रहेगी तो 80% आप वहीं पे सब चीजें जीत जाओगे। आप जब वेलनेस में आते हो ना, हम आपको बोलते हैं आप फास्टिंग करो, हम आपको जो है नहीं नहीं आपको 3 दिन तो फास्टिंग करनी पड़ेगी, लौकी कल्प करेंगे, तो क्यों करवाते हैं फास्टिंग? अग्नि को सम करने के लिए, मंद नहीं करना है, मंद अग्नि को और मंद कर दोगे तो चूल्हा बूझ नहीं जाएगा। मंद अग्नि भी होती है ना, तो मंद अग्नि मतलब आपने बहुत सारा लकड़ और वो सब डाल रखा है उसपे, तो थोड़ा सा विड्रॉ करो और ठीक से चूल्हा जलने लगेगा। ठीक है ना। तीक्ष्ण अग्नि है, बहुत भरभरा के चूल्हा जल रहा है, तो थोड़ा उसको एयर दो, हवा अपने आप लगेगी ना, तो उसकी लौ अपने आप कम बैठ जाएगी। और विषम अग्नि है तो उसको प्रॉपर फ्यूल दो, उसको थोड़ा समय दो, ऑक्सीजन वहां पे इस तरह से आप उस चूल्हे को सेटअप करो कि वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर जाए, ताकि वो अग्नि सम हो जाए। तो हम आपको वेलनेस में जो फास्टिंग कराते हैं ना, आ जाते हैं लोग तीसरे दिन, जब उपवास शुरू होता है शाम को, डॉक्टर साहब कुछ लिखा ही नहीं खाने को, क्या करें? बिकॉज यू डोंट ट्रीट योर डॉक्टर एज योर टीचर ना, आप बस पता नहीं क्या लिख दिया है, कुछ नहीं दिया, केवल लौकी लौकी लिख दी है। अरे वो आपकी अग्नि को बैलेंस करने के लिए दिया गया है। फास्टिंग इंपॉर्टेंट होता है, हर समय खाना जरूरी नहीं होता है, बॉडी को थोड़ा रेस्ट दोगे तो बॉडी का, नेचुरोपैथी का सबसे पहला कंसेप्ट है नेचर हैज हीलिंग पावर। और नेचर आपका बॉडी का जो ये सिस्टम बना हुआ है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारा ये सब नेचर ने दिया है, ये तो मानते हो ना। नेचर हैज हीलिंग पावर, आपकी बॉडी अपने आप खुद को हील कर सकती है अगर हम थोड़ा सा पॉज बटन लगा दे मुंह पे। इसलिए फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर क्यों बोलते हैं एकादशी करो, अमावस्या करना चाहिए, पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। आप देखो, पूर्णिमा करी, 3 दिन का गैप हुआ, चतुर्थी का व्रत आ गया, फिर आपने 7 दिन कंटिन्यू खूब दबा के खाया, 11 का व्रत आ गया। फिर हम इतना ज्यादा खा चुके हैं कि कई लोग बोलते हैं जिनको ज्यादा होता है भाई प्रदोष भी कर लो, या फिर वापस पूर्णिमा का व्रत कर लो। तो आप देखो कितना प्रॉपर इंटरवल पे हमारे जो जो हमारे
पक्ष बनाए गए हैं, जो मास बनाए गए हैं, उसमें जो व्रत बनाए गए हैं, वो कितना प्रॉपर इंटरवल में क्या, हम क्या खाते हैं, साबूदाना ठूस लेते हैं खूब सारा, या फिर सामा खा लेंगे खूब सारा। फलाहार मतलब फल का आहार होता है उस दिन। अग्नि का बहुत बड़ा विषय है, अग्नि पे चर्चा करेंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए, एक नियम बनाइए, जितना भूख हो उससे कम भोजन करिए, आपकी अग्नि हमेशा ठीक रहेगी। और हफ्ते में एक दिन उपवास करिए, जिस दिन उपवास करें उस दिन फल पे रहिए। रात्रि में भोजन करना बंद कर दीजिए, अनाज नहीं सेवन करें, करना है तो सूर्यास्त के पहले कर लीजिए। ये 3-4 नियम अपना लेंगे ना, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। पर वो तो जिस दिन उपवास आता है उस दिन बनते हैं साबूदाने वड़े। ऐसे तो सिंपल सब्जी रोटी खा रहे होंगे, पर उस दिन और तला गला खाओगे और हलवा खाओगे बना करके। नहीं लेना चाहिए, पर आप आइडियली अगर आपको फास्टिंग करना है तो फास्टिंग, अब अगर आप में से कोई भी व्रत करते हैं तो आप व्रत उसी प्रकार कीजिए कि आप उसमें फल लीजिए और उबला हुआ आहार लीजिए। लौकी फरियाली होती है, आप उबला हुआ लौकी खा सकते हैं जब आप फलाहार करते हैं या व्रत करते हैं। तो हम वापस विषय पे आते हैं, वात पित्त कफ की चर्चा हम कर रहे थे कि वात पित्त कफ क्या होते हैं। और आपने एकदम ठीक बताया, वात मतलब एयर एलिमेंट होता है बॉडी का, वायु तत्व होता है। पित्त मतलब अग्नि तत्व होता है, फायर एलिमेंट। और कफ मतलब जलीय तत्व होता है, वाटर एलिमेंट होता है बॉडी का। तो इनके अलग अलग गुण बताए गए। हम कैसे पता चलेगा कि ये वात का गुण है, ये वात है, ये पित्त है, ये कफ है? कैसे आप फील करोगे? आप हवा का आप गुण क्या बताओगे? हाँ, आपकी चाल से पता चलता है, आपके शारीरिक संगठन से पता चलता है। ठीक है, आप जब चल के आ रहे हैं तो आपकी आभा कैसी है उससे पता चलता है कि प्रकृति कैसी है। तो कैसे पता चलेगा? जब तक दोष के गुण नहीं पता होंगे तो कैसे पता चलेगा? तो हम वात दोष के गुण की चर्चा करते हैं यहाँ पे। वात दोष के गुणों की चर्चा करते हुए आचार्य ने लिखा है, तत्र रुक्षो लघु शीतकर सूक्ष्म चलो अनिल। है ना, 6 गुण बताए गए, रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। मैं फिर दोहराऊंगी। रुक्ष सबसे पहला गुण बताया है। वात दोष कैसा होता है स्वभाव से? रुक्ष होता है, लघु होता है, शीत होता है, खर होता है, सूक्ष्म होता है और चल होता है। जब हवा चलती है तो धूल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती है, वो क्यों? उसका चल गुण है। वात दोष का गुण है चल, गति देने वाला दोष है। 3 दोष में एक ही दोष है जो गति प्रदान करता है और वो वात दोष है। तो रुक्ष मतलब रफनेस जो होती है बॉडी में। आप तो सब अपने हाथ को देखिए, अपने हाथ को जब आप इस तरीके से नाखून से करेंगे तो एक ड्राई लाइन बनेगी, करके देखो तो समझ में आएगा। नाखून से कुरेद के देखो, ऐसे नहीं बन रही, कुछ के बन रही होंगी। वो आपकी स्किन ड्राई है, रुक्ष है, वात बढ़ा हुआ है इसलिए है। नहीं है मतलब 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपने कुछ बहुत तेल अप्लाई किया है, या फिर आपकी जो प्रकृति है वो कफज है, आपकी त्वचा में स्निग्धता है इसलिए नहीं बन रही है। तो ये तरीका होता है वात। बात का गुण बता रही हूँ मैं आपको, ये रुक्षता समझाने का मेरा उदाहरण था आपको कि रुक्षता को कैसे समझे। रुक्ष मतलब क्या? रुक्ष मतलब ड्राइनेस। ड्राइनेस कैसे समझेंगे? स्किन ड्राई नहीं हो जाती है ठंड में, वो वात दोष होता है। लघु, वात का कोई वेट नहीं होता, वात बहुत लघु होती है। शीत, ठंडी होती है, शीत गुण होता है वात का। इसका मतलब क्या होता है? अब देखो ठंड में जोड़ों के दर्द बढ़ जाते हैं, है ना। अब इसमें और चर्चा जाएंगे तो बहुत डिटेल जाएगा, पर अब क्योंकि याद आ रहा है तो बता देती हूँ। पर जो शीत ऋतु होती है उसमें कफ दोष बढ़ता है, कफ का संचय होता है, फिर भी वात रोग हमको ज्यादा परेशान करते हैं। उस वक्त जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी होती है, उससे आपको जोड़ों का दर्द होता है। वायु का जो गुण हो जाता है शीत गुण, एक तो वायु का वात दोष का गुण है शीत, और वायु भी उस समय शीत है, तो वात रोगी इसलिए ठंड में बहुत परेशान रहते हैं। खर, खरता लिए होती है, अनइवननेस। समझिए आप, ये जब आपने ये बिल्डिंग बनी होगी तो इसमें ईंट लगा होगा, सीमेंट लगा होगा। ईंट सीमेंट कैसा होता है? ईंट सीमेंट से जो दीवार खड़ी होगी अनइवन होती है ना वो, फिर उस पर हम प्लास्टर करते हैं, फिर पुट्टी लगती है, तो जो खुरदुरापन है वो खर है। और सूक्ष्म होती है,
सूक्ष्म मतलब बहुत सूक्ष्म होती है, छोटे से छोटे चैनल्स में से भी गति करती है, वात दोष। ठीक है। इसी तरह से पित्त के गुण कहे गए। वात का समझ में आया गुण आपको? रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चलो, अनिक, अनिल। पित्त दोष के गुण में बताया सस्नेहम, तीक्ष्णम, उष्णम, लघु, विस्त्रम, सरम, द्रवम। आप श्लोक में मत जाइए, सुन लीजिए, केवल सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा। श्लोक आपको नहीं याद करना है, किसी को जाके श्लोक नहीं सुनाना है आपको। ये समझ, मैं श्लोक इसलिए बता रही हूँ कि ये सब चीजें फैक्ट्स है, ये सब चीजें पहले से शास्त्र में लिखी हुई है। मैं अपने मनगढ़ंत नहीं बता रही हूँ, मैं बैठ के जो प्रमाणित है, जो लिखा हुआ है, जो आचार्य कह के गए, वही मैं आपको यहाँ आके बता रही हूँ केवल। इसलिए केवल श्लोक पढ़ रही हूँ आपके सामने। श्लोक आपको नहीं याद करने, श्लोक में मत जाइए, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए। वात दोष मतलब क्या, पित्त दोष मतलब, पित्त के बारे में बोला है सस्नेहम, तीक्ष्णम, उष्णम, लघु, विस्त्रम, सरम, द्रवम। पित्त के दोष कैसा होता है? स्निग्ध होता है, ठीक है, तीक्ष्ण होता है, अग्नि का गुण है तीक्ष्ण, उष्ण होता है, गर्म होता है, लघु होता है, सर होता है। सर मतलब स्नेल, जानते हैं आप लोग? एक जीव होता है स्नेल, मेरे को हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा उसका, घोंगा। उसकी जो गति होती है वो पित्त की गति होती है, और चील की जो गति होती है वो वात की गति होती है। वात गतिशील है, चल है, और पित्त जो है वो सर गति से होता है। तो लघु होता है, उष्ण होता है, स्निग्ध होता है, तीक्ष्ण होता है, और सर गति वाला होता है पित्त दोष। ठीक है ना। कफ दोष में क्या कहेंगे? स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, लक्षण, स्थिर, कफ। कफ दोष पित्त दोष की तुलना में कफ दोष में अधिक स्निग्धता होती है, चिपचिपापन। शरीर में जहां जहां आपको क्लेद दिख रहा है, जहां जहां चिपचिपाहट दिख रही है, वो कफ के कारण है। इवन जो आपके कार्टिलेज है वो कफ के कारण है। ठीक है ना। जब आपको जुकाम, कोल्ड कफ हो जाता है, कफ क्यों बोलते हैं उसको? वो विकृत कफ है। पर तो स्निग्ध होता है, शीत होता है, वात भी शीत होता है, कफ भी शीत होता है। पर वात दोष लघु दोष है, और कफ जो होता है वो गुरु होता है, जाड्यता लिए होता है। ठीक है। मंद होता है, बहुत मंद, न के बराबर गति होती है उसकी। और श्लक्ष्ण, चिकना होता है। मैंने बताया ना, जब ईंट सीमेंट की दीवार होगी तो वो खुरदुरी होगी, उसके ऊपर हमने प्लास्टर और पुट्टी कर दिया, अब जो चिकनापन है ना वो कफ है। वो उसको जब आप फील करोगे तो वो फील होता है कफ का। ठीक है। तो वात पित्त कफ समझ में आया। तो आप जब वात प्रकृति पुरुष को देखेंगे तो उसमें क्या क्या दिखेगा आपको? जब आप वात प्रकृति पुरुष को देखेंगे, वात प्रकृति पुरुष का संगठन किस प्रकार से होता है? मैं क्यों समझा रही हूँ ये चीज आपको? जब आप आगे किसी से चल के बात करें तो आपको ये पता होना चाहिए, नहीं भाई तुम्हारी प्रकृति वात है, तुमको इस प्रकार से उपचार लेना चाहिए। तो वात प्रकृति पुरुष को आप जब भी देखेंगे, उसकी जो गति, वात का गुण है चल, तो वो बहुत तेज तेज चलेगा। उसकी गति जो होती है, चलने की जो गति होती है वो भी बहुत तेज होती है। वो बोलेगा भी तो बहुत तेज तेज बोलेगा। ठीक है ना। उनका जो स्वर होता है वो कर्कश होता है। किसी किसी की आवाज बहुत प्यारी लगती, मीठी लगती एकदम सुनने में। वो क्यों होता है? वो कफ के कारण। कफ दोष है प्रधान वहां पर उनके गले में। और किसी किसी का जो स्वर होता है बहुत कर्कश होता है। क्यों? वात प्रकृति पुरुष का स्वर कर्कश होता है। ठीक है। उनके नख, दंत, केश ये सब बहुत कमजोर होंगे, बाल बहुत टूटेंगे, बालों का टेक्सचर बहुत पतला होगा। बात का गुण है रुक्षता, इसलिए बाल बहुत ड्राई रहेंगे, रफ रहेंगे। ठीक है ना। और ड्राइनेस के कारण डंड्रफ उनको रह सकती है। ये आपने देख लेना है। उनकी जो आंखें रहेंगी वो छोटी छोटी रहेंगी, उनमें ज्यादा ऊर्जावान नहीं रहेंगी। ठीक है ना। मैंने बताया बोलेंगे बहुत जल्दी जल्दी, स्वर बहुत उनका शीघ्रता रहेगी उनको बोलने में, एकदम ऐसा लगता है बस अपनी बात खत्म कर दो, सामने वाला सुन ले। ये जो मैंने बोला ना, ये बात की गति है। ठीक है ना। शारीरिक संगठन उनका बहुत कम रहेगा, छोटा रहेगा। जोड़ों के दर्द उनको हमेशा बने रहते हैं, वात रोग उनको हमेशा पीड़ित करते हैं, संधियों में से उनकी आवाज आती है।
कोई आते हैं ना, कुछ कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं तो इतना एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, फिर भी मेरे जॉइंट्स कट कट करते हैं। नहीं, वो अलग चीज है, गठिया की समस्या अलग चीज है। पर वात प्रकृति व्यक्ति के स्वभाव से जोड़ों में आवाज रहती है, शब्द रहता है। तो वो किसी किसी के, कोई खड़ा होता है तो घुटने, यंग है, कोई डिसीज नहीं है, हेल्दी है, पर चलता है तो आवाज आती है कट कट, या खड़े हुए तो आवाज आती है कट कट। वो क्यों आती है? वात दोष के कारण होती है। उनकी संधियों में आवाज रहती है, शब्द रहता है। इलाज इसका यही है कि आप अच्छे से अभ्यंग करो। जब आपको पता है कि वात का गुण है रुक्षता, तो उसमें फिर अच्छे से आप खूब ऑयल वॉयल लगा करके रहो, ठीक है ना। अभ्यंग उसमें उसका उपचार रहता है कि उनको डेली अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग वैसे भी करना चाहिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी अभ्यंग करना चाहिए। अभ्यंग करने से आपका जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो इनहेंस होता है, डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, थकान मिट जाती है। अगर आप अभ्यंग जो शास्त्रोक्त वर्णित है वैसे अभ्यंग कर रहे हो तो 2 घंटे रखना चाहिए। तुरंत अभ्यंग करके स्नान नहीं करना चाहिए। सिर्फ हम अगर हल्की मालिश कर रहे हैं तो आप 10-15 मिनट में नहा सकते हो। मतलब अभ्यंग करा आपने, तेल मालिश करी, 15-20 मिनट आप थोड़ा धूप सेके, धूप में आपने व्यायाम किया और फिर नहा लिए। नहाए जब पसीना नहीं रहे। मैं तो बोला डॉक्टर साहब ने तो बोला था मालिश करो, जाके धूप में बैठो, खूब पसीना आया, बाथरूम में जाके ठंडे पानी से नहा ली, मुझे दोष दोगे कि कब हो गया। ऐसा काम मत करना, ये ध्यान रखना। सबसे अच्छा तिल का तेल। आप प्रश्न लिख लीजिए, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे सारी। तो वात वात दोष जो होता है उसके कर्म क्या होते हैं? अब हमने पढ़ लिए तो गुण है, ठीक है डॉक्टर साहब समझ में आ गया। वात जो रुक्ष लघु शीत होता है, पित्त स्नेह उष्ण तीक्ष्ण होता है, कफ जो स्थिर मंद होता है। और इसके कर्म क्या होते हैं फिर? आप जो ये श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं ना, उच्छ्वास निश्वास, ये वात के कारण होता है। वात का क्या कर्म है? गति करना, चल। तो जो भी गति हो रही, मैंने कहा था सूक्ष्म से सूक्ष्म गति भी वात के कारण है। तो जो आप श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उच्छ्वास निश्वास, ये बात का कर्म है। कुछ भी बात होती है और एकदम से आप बहुत, हम एक्साइटेड, अरे क्या बात है, ये काम तो कर देते हैं चल के, बहुत बढ़िया आइडिया है, ये जो उत्साह है ये वात दोष के कारण है। पर अब ये प्राकृतवात के लक्षण है। जब वात आपका आपकी बॉडी में बैलेंस स्टेट में तो ये कर्म रहेंगे। अगर बैलेंस स्टेट में नहीं है तो फिर क्या होगा? आप उत्साह महसूस नहीं करेंगे, अब बहुत लिथार्जिक फील करेंगे, कुछ करने का मन नहीं करता है। तो वहां पे वात आपका विकृत हो चुका है, कफ बढ़ चुका है। इसी प्रकार से कोई भी चेष्टा है, कोई भी गति है आपकी, अगर आप चल रहे हैं वो भी वात के कारण है, सोच रहे हैं वो भी वात के कारण है, ठीक है। पित्त क्या करता है? पित्त शरीर को ऊष्मा देता है, दृष्टि देता है, दर्शन, पक्ति, शरीर में जो पाक होता है भोजन का वो पित्त के कारण होता है। एक आप देखते ना, कोई व्यक्ति होता है बहुत मेधावी, बड़ा अट्रैक्टिव ऑरा होता है, वो पित्त के कारण होता है। पित्त प्रकृति पुरुष जो होते हैं वैसे भी उनका वो बहुत मेधावी होते हैं। पित्त प्रकृति जो पुरुष होते हैं उनकी बुद्धि बड़ी अच्छी होती है। वात प्रकृति पुरुष अल्प बुद्धि वाले होते हैं, उनने पढ़ा, उनको याद हुआ, आपने पूछा उनने बता दिया, 10 मिनट बाद पूछो कि भूल गए। ये वात प्रकृति होता है। और पित्त प्रकृति व्यक्ति क्या होता है? उसको थोड़ा सा समय लगेगा, वो अच्छे से याद कर लेगा और फिर नहीं भूलेगा। भूल जाएगा तो थोड़ा सा देखेगा फिर रिकलेक्ट कर लेगा। रिकलेक्ट वो इजीली कर लेते हैं। कफ प्रकृति व्यक्ति की बुद्धि सबसे अच्छी होती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो पढ़ने में बहुत टाइम लेते हैं, तो इसको तो बहुत टाइम लगता है डॉक्टर साहब याद करने में, याद तो हो जाता है, इसको याद सब रहता है, पर याद करने में इसको बहुत समय लगता है। तो आप समझिए आपके बच्चे की जो बुद्धि है ना वो कफ प्रकृति वाली है। अच्छी बात है, उसको समय लगेगा पर उसकी चिरकालिक बुद्धि रहेगी, चिरकाल तक स्थित रहेगी वो बुद्धि। ये कफ का लक्षण होता है। तो पित्त प्रकृति का जो व्यक्ति होता है उसके चेहरे पे आपको एक अलग से तेज दिखेगा, एक लालिमा दिखती है, ठीक है। आपके शरीर में जो ऊष्मा है वो पित्त के कारण होती है। और पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं उनका जो शरीर में एक मृदुता रहती है। वात प्रकृति के कंपैरिजन में वात प्रकृति का व्यक्ति होता है ना, किसी के साथ बैठे, अरे क्या तेरे हमेशा जॉइंट से अड़ते रहते हैं, किसी के पास आप बैठ जाओ तो जरा सी कोहनी भी लग जाए तो लग जाती है।
क्योंकि वात प्रकृति है। उसकी तुलना में पित्त प्रकृति पुरुष का जो शरीर होता है वो मृदुता लिए होता है ना, उनको स्वेद बहुत आता है। कफ प्रकृति पुरुष कैसा रहता है? स्थूल संधि वाला। कुछ लोग होते हैं ना जिनका फिजिक जो है स्थूल का ही होते हैं वो लोग, उनकी जो संधि जो जोड़ होते हैं वो भी स्थूल होते हैं। तो देखो आप किसी का शोल्डर्स बहुत ब्रॉड मिलेगा, बड़े बड़े जॉइंट्स रहेंगे, नीज है बहुत बड़े बड़े नीज है, बहुत बड़े मतलब इतना बड़ा कुछ अलग नहीं, पर सामान्य से हमको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा अलग है। जितना भी शरीर में संधि बंधन होता है, संधि बंधन मतलब जो भी आपके जॉइंट्स हैं उनको जो बंधन है, जो जुड़े रहते हैं वो आपके कफ के कारण रहते हैं। और कफ प्रकृति पुरुष का सबसे अच्छा है, प्राकृत कफ का कर्म है ये, वो बहुत क्षमावान होते हैं, उनको गुस्सा आता ही नहीं है। हाँ एकदम बहुत मीठा बोलेंगे, बहुत प्यार से बोलेंगे, धीरे धीरे बोलेंगे, बहुत मृदुभाषी होते हैं, स्वर भी उनका बहुत मीठा होता है, और उनको गुस्सा भी आएगा ना तो वो तुरंत आपको क्षमा कर देंगे। और पित्त प्रकृति व्यक्ति ऐसा होता है कि जैसे दूध उफन जाता है ना गर्म होके, वो पित्त की तरह होता है। और वात प्रकृति व्यक्ति होता है कि नहीं इसने ऐसा कैसे बोल दिया, प्रलापी होता है वो स्वभाव से, रोते रहने का स्वभाव होता है वात प्रकृति व्यक्ति का। कुछ लोग होते हैं ना बैठे रहते बोलते थे हमारे तो ऐसा हो बड़ा बुरा हो गया, ये हो गया, पर उसको दिन भर सोचना, उसके बारे में दिन भर बात करना, उसके बारे में दिन भर चिंता करना, दिन भर उसी के बारे में रोना, वो वात प्रकृति पुरुष करता है। और पित्त प्रकृति पुरुष जो है वो बोलेगा अरे बड़ा बुरा हो गया जीवन में, तो बोले अरे ठीक है कोई बात नहीं, सब ऐसा कर ले ठीक हो जाएगा, हाँ 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 हाँ, तो उसको रुचि आ जाएगी उस काम में, वो तुरंत से अपना काम सुधार लेगा और खुश हो जाएगा। और कफ प्रकृति व्यक्ति है हाँ होता रहे जो होता रहे सब ठीक है। ठीक है ना, आलसी होते हैं कफ प्रकृति पुरुष। वात प्रकृति बहुत एक्टिव होते हैं पर उनका जो शारीरिक बल होता है वो बहुत कम होता है। पित्त प्रकृति पुरुष जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, मध्यम बल के होते हैं। कफ प्रकृति पुरुष उत्तम बल के होते हैं, हाथी की तरह होते हैं, बिल्कुल नहीं हिलते, बैठे रहेंगे। एक बार आप उनको बिठा दो फिर उनको आप बोलोगे यहाँ चलना है तो वो 10 बार सोचेंगे उठे या नहीं उठे। वो कफ प्रकृति पुरुष होता है। आलस्य है कफ का गुण, विकृत कफ का गुण है आलस्य, वो बात के कारण रहता है। इसमें अलग अलग मानसिक निदान बताए आचार्य ना। अब एक होता है मनोद्वेग, एंग्जाइटी, वो बात के कारण होती है। और एक होता है चिंता, बहुत ज्यादा चिंता करना, चिंता चिता समान होती है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बहुत ज्यादा चिंता करने से पित्त दोष की वृद्धि होती है शरीर में, और पित्त क्या है? अग्नि तत्व है, आपको अंदर से जला देगा पूरा जब प्रकुपित अवस्था में होगा तो। इसलिए बोलते हैं चिंता चिता के समान होती है, क्योंकि चिंता करने से, क्रोध करने से पित्त दोष बढ़ता है। तो ऐसा कोई व्यक्ति का स्वभाव हो तो उसको क्या करना चाहिए? कंफर्टेबल रखो, मीठी मीठी बातें करो, प्यार से बात करो, उसको गुस्सा नहीं करो, शांति से रखो उसे, थोड़ा उसके माथे पे चंदन लगा दो, शिरोधारा उसको करवा दो तो वो ठीक रहेगा। शिरोधारा भी तेल से मत करवाना, दूध से करवाना। तक्र से करवा सकते हो, ठंडी चीजों से करवाना है बेसिकली। तो ये हमने वात पित्त कफ के बारे में पढ़ा। वात पित्त कफ समझ में आया आपको?